बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत की जब बात करते हैं व्यूअर्स, तो सबसे पहली चीज़ तो जहन में ये आती है कि सेहत। आपको पता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। लेकिन क्या हम अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल रखते हैं जैसे हमें रखना चाहिए? ये आज एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं भी कुछ दिनों से सोच रही हूँ। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ अरसा पहले, बल्कि कुछ अरसा पहले क्या, पिछले 3-4 महीने मैं कराची में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रही थी। मेरा एक सीरियल भी आप लोगों ने देखा होगा, अब तो वो ऑफ एयर हो गया, रमज़ान प्ले था, माई डियर सिंड्रेला के नाम से एक निजी चैनल पे ऑन एयर हुआ था। साथ में रमज़ान ट्रांसमिशन भी कराची से हुई। तो क्योंकि मैं कराची में 4 महीने ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी उस दौरान ड्यूरिंग शूट कोई 2.5 महीने पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। समझ ना आए कि क्या हो रहा है, खांसी, सांस नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं। फिर एकदम से बुखार जो है वो 103 पे ऑलमोस्ट जाके हिट कर गया। मैं सेट पे ही थी ड्रामे की, लिटरली सर चकराया, गिरने वाली हो गई, बैठी। फिर मुझे टीम वाले जो हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे हमारे जो डायरेक्टर थे मोहसिन भाई, मोहसिन तल्लत, वो हमारा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था एडी, वो और उसके साथ हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए कराची में। और वहाँ पे जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि जी आपको कोविड हो गया। हम मतलब हक्का बक्का ही रह गए कि कोविड कैसे हो गया फिर से एकदम से। खैर, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कहा अब तो शायद आप इन्फेक्शस भी नहीं है, लेकिन आपको कोविड हो गया। क्योंकि उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया और मतलब ऑब्वियसली उस वक्त टेस्ट किया, रात तक उसका रिपोर्ट आ गई, कोविड का बताया। खैर, अगले दिन सुबह वापस जहाँ पे ठहरी हुई थी वहाँ पे गई और 2 दिन रेस्ट करके वापस काम पे गई। लेकिन उस दौरान एहसास हुआ कि भाई कोविड तो अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है और कोविड से लोगों की तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। और मज़े की बात, खैर मज़े की बात क्या, अफसोस की बात तो ये है कि सेट पे ऑलरेडी बड़े लोग बीमार थे और बार बार ना लोग बीमार हो रहे थे। और बार बार, बल्कि मेरे से कोई 4 दिन पहले हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, मोहसिन भाई की भी तबीयत ख़राब हुई। उनको पहले मैं हॉस्पिटल लेके गई, 4 दिन बाद फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो सेट पे एक बच्चा था, वो भी बीमार था, उसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर 2-4 और लोग ख़राब हुए। मतलब बहुत से लोग जो हैं वो इससे अब आगे और बीमार हुए। एहसास इस चीज़ का हुआ कि व्यूअर, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खांसी ज़ुकाम है और इस किस्म की कोई चीज़ है जो दूसरों को लग सकती है, वो बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है, तो प्लीज़ दूसरों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर लें। अब देखिए, स्कूल वापस खुल गए हैं स्प्रिंग ब्रेक के बाद, बच्चों को स्कूल मत भेजें जब उनको खांसियाँ हैं, ज़ुकाम है, स्पेशली अगर बुखार हुआ है तो बिल्कुल भी मत भेजें, यानी कि उनको कोई इन्फेक्शन हुई भी है। अगेन, वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। और ये ऐसी चीज़ है, स्पेशली खांसी, ज़ुकाम, ये एक दूसरे से लगने वाली चीज़ है। अब उसमें कोविड भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो गया है, तो अगर उनको डेंगू वाला बंदा अगर आपके इर्द गिर्द है, उसको मच्छर काटता है, वो किसी और को जाके मच्छर काट देता है, तो बाकियों को भी डेंगू हो सकता है। व्यूअर्स, बीमारियां आजकल बहुत फैली हुई हैं, स्पेशली जब सीज़न चेंज हो रहा था। अब आप देखें, इतने मच्छर और मक्खियाँ हर जगह घूम रहे हैं। कराची में थी, कराची में भी यही हाल था, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर हैं। डेंगू फैल रहा है और फैलेगा भी। मलेरिया का भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हो सकता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा सिस्टम एक डेवलप कर लिया था व्यूअर्स हम सब ने कि अगर मतलब अगर आप बीमार या हैं या नहीं भी हैं तो मास्क पहन के बाहर जाते थे। अब जब मुझे याद है कि ईद से एक दिन पहले रात को जब मैं जहाज़ पे कराची से लाहौर आ रही थी, व्यूअर्स कोई 10 लोग तो जहाज़ पे थे जिनको खांसी लगी हुई थी, और मजाल है कि किसी एक भी इंसान ने मास्क पहना हो। अब देखिए व्यूअर्स, तबीयत अगर ख़राब है तो मास्क पहनना चाहिए। और आई बी ऑनेस्ट, मेरी उस दिन जब तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं मास्क पहन के ही सेट पे आई हुई थी, लेकिन मुझे सेट पे आना ही नहीं चाहिए था। वो मेरे एंड पे एक मिस्टेक थी। मुझे ये था कि काम का दिन ना ज़ाया हो जाए। आप देखें कि वो तो हुआ सो हुआ, उसके 2 दिन बाद भी काम मेरा छूट ही गया ना, और उसके बाद फिर संडे आ गया, तो 4 दिन तो मैं नहीं काम पे गई। और अल्लाह का शुक्र है वो इन्फेक्शन का टाइम भी निकल चुका था, और क्योंकि उससे पहले से बीमार थी तो वो निकल गया। लेकिन हमारे सेट पे फिर सबको कोविड हुआ, और आप सोचे कि सेट पे हर किसी को कोविड हुआ तो हर बंदे के घर में भी फिर कोविड गया।
अगर एक सेट पे 35-40 लोग होते हैं व्यूअर्स, तो आप सोचें कि 40 लोग और फिर 40 लोगों के घर वाले, 250-300 बंदा तो बीमार हुआ वो उस एक सेट से। वाई? बिकॉज जो शुरू में कोई भी बीमार था, पता नहीं वो कहाँ से शुरू हुई, उस बंदे ने छुट्टी नहीं की, उसने मास्क नहीं पहना। सो व्यूअर्स, हम सब ने एहतियात करनी है। मेरी भी इसमें फॉल्ट है, मैंने इसीलिए आपके साथ एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट रियलिटी शेयर की कि देखिए जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनसे सीखें। और बार बार वही मिस्टेक करना फिर मतलब डिटाई में चली जाती है बात। सो व्यूअर्स, आजकल बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस फैली हुई हैं, बहुत सी बदलते मौसम में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें एक तो ये वाली चीज़ें, उसके साथ साथ खाने पीने में बड़ी ख़ास हमने एहतियात करनी है। व्यूअर्स देखें, अंडरस्टैंड करें कि अगर आप गलत चीज़ खाते हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हेपेटाइटिस वगैरह की इम्यूनाइजेशन नहीं की हुई, तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और आपको पता है कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है, और अगर बिगड़ जाए तो बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हैज़ा, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमने बचना है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। फिर बहुत से बच्चे जो हैं वो पानी में खेलते हैं, ऊटपटांग चीज़ें करते हैं। टाइफाइड का टीका लगता है, वो 2 साल के लिए चलता है। तो जाएं, जो हिफाजती टीके लगवा सकते हैं खुद भी लगवाएं, बच्चों को भी लगवाएं। क्योंकि व्यूअर्स, दांत ब्रश करते हुए भी पानी जो है वो किसी ना किसी हलक में चला जाता है। और मुझे बताएं कितने लोग मिनरल वाटर से गरारे करते हैं और अपने माउथ को साफ़ करते हैं। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। आजकल खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि सीज़न बदल रहा है। हमें आदत पड़ी हुई थी कि सर्दियों में खाना अगर बनाया तो हमने बाहर ही रख दिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, मौसम अच्छा है। एटलीस्ट पंजाब और इस साइड पे, कराची में भी बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको गैस्ट्रो के मसाइल हो रहे हैं। मुल्तान साइड पे भी मुझे पता चला है कि बहुत से लोगों की। देखिए, हम तो आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और बल्कि इंटरनेशनली भी जो हमारे भाई बहन प्रोग्राम देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, हम सब के लिए करते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने ख़ास एहतियात करनी है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जहाँ पे मास्क पहनना है, हाथ धोना है, खाना बनाना है तो हाथ धो के बनाना है। खाना बनाया, सर्व कर दिया, उसके बाद उसको बंद करके फ्रिज में रखा, ठंडी जगह में रखा, या उसी टाइम उसको ख़त्म कर दिया अगर घर में फ्रिज नहीं है तो। व्यूअर्स, ज़रा सा खाना बाहर पड़ा रहता है। मैं आज किसी को भी चैलेंज करती हूँ, लाहौर शहर में जो रहने वाले हैं, मुल्तान साइड, क्वेटा वगैरह में, आप सालन बनाएं कोई, या बल्कि दाल बनाएं और उसको बनाने के बाद, खाने के बाद बाहर छोड़ दें। शाम तक वो दाल खाने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि उसमें से अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ जब फिर हम खाते हैं, टेस्ट चाहे बदले या ना बदले, उसमें इतना बैक्टीरिया आ चुका होता है। देखिए, हम उस वक्त थोड़े से पैसे बचाने के लिए या चीज़ें सेव करने के लिए एहतियात नहीं करते, और फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिसमें फिर हमारा उससे कई गुना ज़्यादा पैसों का खर्चा हो जाता है, और बीमारी और तकलीफ़ अपनी जगह। सो व्यूअर्स, प्लीज़ बी केयरफुल, एहतियात करनी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। आप लोगों से ख़ास रिक्वेस्ट है, वायरल बैक्टीरियल बहुत फैला हुआ है, हमने अपना और अपने घर वालों का, स्पेशली बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखना है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम, सैयदा शेफ़ नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इंसान एहतियात कर सकता है ना। बहुत एहतियात कर सकते हैं। एहतियात ये कि आपने पहले तो हाथ आपने बहुत धोने हैं। हाथ धोएं, जो आप सब्जियां यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से धोएं, और क्या कहते हैं, हर चीज़ जो है आप हाथ धो के पकाएं। आपने जब जैसे दाल की बात की, मेरे घर खाना था फ्राइडे को, मेरी कज़न आ रही थी उम्रा करके ही, मैंने उनका खाना किया था। मैंने हलीम सबसे पहले बना लिया और मैंने बना के उसको बाहर ही रख दिया। जब वो लोग आए हैं डिनर पे तो मैं गर्म करने लगी हूँ तो उसमें से बबल्स आना शुरू हो गए, और मैंने उसको नहीं यूज़ किया कि वो ख़राब हो गई थी। हाँ, बात यही है ना कि देखें, जो आपने शुरू में बात की, हर चीज़ शुरू होती है हाथ की सफाई से। देखिए व्यूअर, सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा आपका ईमान ही सफाई है। और शेफ़ नूर भी बड़ी एक वैलिड और इम्पॉर्टेंट बात रेज़ कर रही हैं कि हमने तरीके से चलना है। बिल्कुल, ये बड़ी गलत चीज़ है कि हम चीज़ों पे एहतियात नहीं एहतियात करते, चीज़ें धोई नहीं। मैंने अक्सर लोगों को देखा, सलाद बना रहे हैं और इसी तरह सब्जी और सब्जियां नहीं साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें इसमें होती हैं। कच्ची सब्जी अगर आपने खानी है तो उसको अच्छे से आपने साफ़ करना है। हो सके तो सिरके वाले पानी में उसको थोड़ी देर डाल के उसको अच्छे तरीके से, और जब सिरका डाल रहे हैं तो जो पानी डालना है वो भी साफ़ डालना है, वो उबला हुआ पानी होना चाहिए। उसके बाद जिस छुरी से आप कटिंग कर रहे हैं और जिस कटिंग बोर्ड पे कर रहे हैं, आपने अभी गोश्त काटा है उस बोर्ड के ऊपर या जिस भी जगह पे आपने गोश्त काटा है,
उसी जगह को साफ किए बगैर आपने वहाँ पे अब कच्ची सब्जियां रख दी, कच्ची सब्जियां अब रख दी। वो कच्चा गोश्त आपकी सब्जियों पे लग गया। या तो आप 2 कटिंग बोर्ड रख लें, एक वेजिटेबल के लिए मैंने लैदा रखा और गोश्त के लिए लैदा Same, रखा। पहले मैं वेजिटेबल काट लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि उसमें से फिर अगर मैं धो भी लूँगी हाथ, थोड़ी स्मेल रह जाती है, मैं बाद में मीट काटती हूँ। और मैं तो बात ये कि फिर अगर ये सब एहतियातें तब नहीं की, तो एक दफ़ा आपने काट लिया सलाद, तो उसको अच्छे से मिनरल वाटर से साफ करके या उबले हुए पानी से साफ करके उसके बाद उसमें नमक शमक के वो जो भी लगा आपने के लवाज़िम क्लीन हटा- फॉइल लगाएं और उसको फ्रिज में रख दें, जब यूज़ करना हो में तो फिर आप इसको। बट हर बंदा फ्रिज अफोर्ड भी नहीं करता शेफ नूर, तो अगर आप फ्रिज नहीं है तो उसी वक्त सर्व करने से पहले हाँ आपने जी, ये चीज़ें साफ बिल्कुल। सूफ करके कट करके खा के इस्तेमाल कर ली। अच्छा, किचन में आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी पालक पनीर और बॉयल राइस। तो रेसिपीज़ की तरफ जी, इसकी इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ। पालक हमें चाहिए जी 1 किलो, प्याज 3 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, मक्खन 100 ग्राम, घी या ऑयल 1 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, टमाटर प्यूरी हाफ कप, गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्रीम 1 पैकेट, सुरख मिर्च साबुत 6 से 7 अदद, कॉटेज चीज़ 250 ग्राम, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच और दही 1 कप। इसका तरीका ये है जी, पालक को आप अच्छे तरीके से धोएं और धो के उसको आप मोटा मोटा काट लें और काट के उसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करें उबलते हुए पानी में, और फिर आप उसको निकाल लें। निकाल के उसके ऊपर ठंडा पानी डालें और ठंडा पानी डाल के उसको, और फिर आप ब्लेंडर में सब्ज़ मिर्चें डाल के आप ब्लेंड कर लें उसको। और टमाटरों को भी जो है वो ब्लांच करें, उसका छिलका उतारें और उसको भी आप जो है वो ब्लेंड करके ये प्यूरी बना लें। ठीक है जी। प्याज को हम चॉप करेंगे और चॉप करके हम उसको हल्का सा सबसे पहले हम जो है ऑयल या घी डाल के और हम ज़ीरा और ये जो गोल वाली मिर्च है उसको क्रैकर करेंगे और उसके बाद हम अपना प्याज डाल देंगे, उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे और उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। वो थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा तो उसमें हम सारे अपने मसाले डाल देंगे और डाल के और साथ ही टमाटर प्यूरी डाल के हम अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे, साथ दही डाल देंगे। दही डाल के और फिर जो हमारी ब्लेंडेड पालक है वो डाल के हमने अच्छे तरीके से उसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसमें ऑयल आना शुरू हो जाए। और एंड में हम क्रीम और मक्खन डाल के उसको स्टर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद दम पे दे देंगे। जब मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल के हम इसको सर्व कर देंगे। और जो हमारी कॉटेज चीज़ है उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, पैन फ्राई। हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम उसको जो है वो डिश में आप डालें पालक और उसके ऊपर आप जो है वो चीज़ डाल दें और फिर आप सर्व कर दें बॉइल्ड राइस के साथ। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शेफ नूर। आप अपना काम स्टार्ट कर दें, हमें व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले आज एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है। 25 सितंबर 1955 को लाहौर में असद अमानत अली खान पैदा हुए। आप एक बेहतरीन गज़ल सिंगर थे, पटियाला घराने से आपका ताल्लुक़ था, बल्कि है आप है इसलिए क्योंकि ऐसे लेजेंड्स जो हैं वो अपने काम के थ्रू हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और आपने मौसीकी की बाकायदा तरबियत अपने वालिद उस्ताद अमानत अली ख़ान और दादा उस्ताद अख्तर हुसैन ख़ान से ली। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ तो जब किया तो आपको बहुत पज़ीराई मिली, आपको बहुत अप्रिशिएट किया। अगर ये कहूँ कि आप वक्त से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ये बात गलत नहीं होगी। और आज और गवर्नमेंट की जाने से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 8 अप्रैल 2007 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आज हम आपको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे, लेकिन आगे जाके अभी ब्रेक के बाद कोविड से रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत से लोग क्यूरियस हैं कि क्या कोविड ख़त्म हो गया है या उसकी शिद्दत कम है, तो क्या अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हैं। आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेंबर ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। यानी कि व्यूअर्स, डॉक्टर साहब के पास एग्जैक्ट पिक्चर है कि आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास टोटल पिक्चर आ जाती है कि आपकी बहुत अफोर्डिंग क्लास एंड इवन वो लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते, सारों की रेंज में आजकल क्या बीमारियां आम चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड की बात किए अरसा गुजर गया, इसलिए भी क्योंकि
हर बंदा इजी हो गया, इवन मीडिया इजी हो गया कि आपको पता है जब कोई पेंडेमिक या एंडेमिक आता है तो वो सारे उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर सारे इजी हो जाते हैं। अब डेंगू की कितनी बात होती थी पहले, अब डेंगू की बात नहीं करते, जबकि डेंगू हर साल होता है और लोगों को होता भी है, और वो जिसमें खून भी आना शुरू हो जाता है वो वाला डेंगू भी हो रहा है। तो इट्स नॉट लाइक ये चीज़ें हो नहीं रही। सो कोविड की आज स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी और बाकी जो वायरल चीज़ें आजकल चल रही हैं, कोविड की सूरत हाल क्या है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर आज बात शुरू की है। कोविड ख़त्म नहीं हुआ और कोविड हर साल आ रहा है। इस साल भी कोविड की बहुत सारी पेशेंट हम देख रहे हैं जो कि कोविड से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फ्लू होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कफ़ रहती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़, और ना सिर्फ ये, इनमें से बहुत सारे लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाद में निमोनिया पे कन्वर्ट होना पड़ा, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा, कुछ की डेथ भी हुई और ठीक भी हुए। भाई पिछले दिनों हमारे जानने वालों की आगे से हमसाए थे, तो वो यही बता रहे थे कि जब मेरा कोविड का पता चला, ये जो मैं ब्रेक से पहले व्यूअर्स को बता रही थी कि एहसास ही नहीं था, बस लगा कि बस नॉर्मल खांसी हो गई है। सेट पे 2 दिन तबीयत थोड़ी डाउन थी लेकिन ज़ुकाम भी नहीं था। फिर जो तीसरे दिन जब उठी हूँ, नाक भी बह रही, गले में पीछे नेज़ल ड्रिप भी जा रही, खांसी भी थी। आपने जो खाने पीने की बात की, उनको ड्रिपें लगानी पड़ी हॉस्पिटल में, क्योंकि हालांकि मैं पानी 2-3 दफ़ा जब घूंट भी लेने की कोशिश की तो खांसी शुरू हुई और नाक में पानी जा रहा था, तो गौते लग रहे थे, तो डर के मारे पानी भी नहीं पी रही थी। तो आप सोचे ना डॉक्टर साहब कि कितनी डेंजरस सिचुएशन, ऊपर से 103 पे बुखार पहुंचा हुआ था। बंदा जैसे वो होता नहीं है कि जैसे आप आउट ऑफ इट हो जाते हैं। मुझे याद ही नहीं है क्या बात, मुझे सिर्फ इतनी गुफ्तगू याद है कि मेरे डायरेक्टर जो उससे पहले बीमार हुए थे उनसे पूछा गया कि भाई आपने कोविड टेस्ट कराया, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई नहीं कराना, कोई कोविड शोविड नहीं है। खैर वो डॉक्टर ने यही कहा कि जी इसीलिए आपका करना चाह रहे थे, हम आपको उसी वक्त बता देते, आप सारे के सारे फिर शूट रोक देते, जो भी कर लेते। और वही हुआ डॉक्टर साहब, फिर सबको हुआ कोविड। ऐसे ही शूट तो रोक दी, 2 दिन रोकी, उसके बाद संडे आ गया तो 4 दिन की ब्रेक हुई, और फिर अगले दिन जब मंडे से वापस हम सारे काम पे गए तो काफ़ी लोग डाउन हो चुके थे ऑलरेडी। जो आपका टाइम था जिसमें पीक पे मौजूद थे शेडिंग करने के, सिम्टम के स्टार्ट होने से 2 दिन पहले और सिम्टम स्टार्ट होने के अगले 3 दिन तक आप मैक्सिमम दूसरे लोगों में फैला रहे होते हैं। उस वक्त तो आप एक साथ काम कर रहे थे, तो फिर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ये फैलता गया। कोविड अभी भी मौजूद है। लेकिन डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि एक दफ़ा हो जाए तो फिर नहीं होता। मुझे तो अब ये 4थी दफ़ा कोविड हुआ है। 3 दफ़ा जब कोविड की बार 4 साल में वो 2 साल में आई, शुरू वाला हुआ, फिर बीच में हुआ, फिर एक और हुआ, 3 दफ़ा हुआ कोविड। इम्यूनाइजेशन सेकेंड टाइम जब कोविड हुआ तो उसके बाद पूरी करवा ली थी, फिर भी कोविड हुआ तीसरी, और अब ये 4थी दफ़ा हुआ। उसमें एक्चुअली तो जो वैक्सीनेशन है उसका ऐसा नहीं है कि दोबारा कोविड नहीं होगा, शिद्दत कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाती है, तो कोविड तो होगा, तो शिद्दत कम हो इम्यूनाइजेशन जाएगी। करानी चाहिए। इम्यूनाइजेशन करानी चाहिए, बिकॉज अगर पहले तो ये था अगर 10 लोगों को कोविड हो रहा, उसमें से 3 लोग बेचारे नहीं बच पाते थे, 7 लोग ही बचते थे। बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो जाता था, उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। अब ऐसा है कि अगर 10 लोगों को कोविड हो रहा है उसमें से, या 100 लोगों को कोविड हो रहा है उसमें से एक बंदे को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, बकाया सारे घरों में ही ठीक हो जाते हैं। पैनाडोल लेने से, सूप पीने से, हाई प्रोटीन डाइट लेने से, लिक्विड लेने से, कुछ लोगों को ड्रिप लगानी पड़ती है, लेकिन निमोनिया वाली नौबत कम आती है बिकॉज़ ये वैक्सीनेटेड लोग हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनमें जब कोविड होगा तो उनमें निमोनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, और इसी तरह ख़राब हालत के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, आईसीयू में एडमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ना सिर्फ कोविड मौजूद है बल्कि कोविड फैल भी ऐसे ही रहा है, इसके नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इम्यूनाइजेशन का कितनी देर बाद करानी चाहिए? फास्टी ठीक है, जैसे कि अभी मैं कह रही थी ब्रेक से पहले कि जी टाइफॉइड अभी से इंजेक्शंस लगवा लें बच्चों को, स्पेशली अगर आपके बच्चे पानी वानी में खेलते हैं। अव्वल तो हमारे नलकों में पानी साफ़ नहीं आता, हम जब दांत भी ब्रश करते हैं 2 कतरे भी गंदे पानी के अंदर चले जाएं आपके पेट में तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। जी हो सकता है। और टाइफॉइड भी एक जानलेवा बीमारी है, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, बुजुर्गों की डेथ हो जाती है टाइफॉइड से। तो कोविड की हिफाजती, जैसे टाइफॉइड का हर 2 साल बाद लगता है, तो कोविड का कितनी देर के बाद लगानी चाहिए? ठीक है। अच्छा, अभी तो जो कोविड की वैक्सीनेशन के जो स्केड्यूल्स हैं वो तो लाइफ लॉन्ग ही आए हैं कि आपने 2 दफ़ा वैक्सीनेशन लगवा ली, 5 साल के बाद इसके एंटीबॉडीज़ के टीटर करवाए जाएंगे, अगर वो ठीक हैं तो ज़रूरत नहीं है दोबारा लगाने की।
सो जिन लोगों ने एक दफ़ा वैक्सीनेशन करवा ली है, 2 डोजेज़ लगवा ली हैं या 3 डोजेज़ लगवा ली हैं, उनको तो अभी फर्दर ज़रूरत नहीं है। 5 इयर्स के बाद एंटीबॉडी टिटर करवाए जाएँ। अगर वो कम हो एक ख़ास लेवल से तो फिर उनकी वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाई जाए, ठीक है। ये ज़रूरत होगी। तो यानी कि ये हर साल या हर 2 साल की वाला बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि घर में जिनके बुजुर्ग हैं स्पेशली, उनका वो जो ना अपने सर का है एंटीबॉडी वाला टेस्ट ज़रूर करा लें। बिल्कुल करवाएं। और अगर आपको कोई सांस का या दमे का या कोई फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बल्कि ये भी कहते हैं कि जिनको डायबिटीज़ और दिल के अमराज भी हैं वो भी चेक करा लें, जी, उनको भी करवाने चाहिए। बल्कि कोविड के अलावा, क्योंकि इसके कोविड अलावा- नहीं मारता, कोविड की कॉम्प्लिकेशन मार देती है, लोग ये नहीं समझ पाते, राइट? जी, कोविड इतना नहीं आपको मारता जितना कोविड से फिर जैसे आपने कहा वो हो गया निमोनिया हो वो गया। जो हमारे फ्रेंड्स के नेबर्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के जो नेबर्स हैं, बल्कि रिश्तेदारों के जो नेबर्स हैं, उनकी मदर, आप सोचे कि सिर्फ 62 63 बड़ी यंग एज पे यही हुआ, बिल्कुल कोविड हुआ। बाद में उनको पता चला उनको कोविड हुआ है, वो बिगड़ के निमोनिया बन गया, उनको डबल निमोनिया हो गया, उनकी डेथ हो गई। जी, ऐसे सोचे 62 कोई एज है सर? आजकल तो 62 पे लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग। इसके अलावा भी ना सिर्फ कोविड बल्कि वायरल इन्फेक्शन इस वक्त लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट 2 मंथ से ना सिर्फ कोविड, उसके साथ इन्फ्लुएंज़ा ए और इन्फ्लुएंज़ा बी बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है, जिसमें गला ख़राब होना, फीवर होना, माइल्जिया, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होना, 103 104 फीवर का होना, 4 से 5 दिन इस फीवर का रहना, ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें हर साल वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और वो वैक्सीनेशन सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। जो लोग जिनकी उम्र 60 से प्लस है उनको ज़रूर करवानी चाहिए। जिनको जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे उनको करवानी चाहिए। जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दमा है, टीबी हो चुकी है, लंग्स की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो लंग्स से रिलेटेड हो, या डायबिटीज़ है या कार्डिक डिजीज़ है, उनको किसी भी एज में हैं वो, उनको ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ताकि ये लोग उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और जिनके साथ हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ सकता है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जिसको फीवर 104 105 हो रहा है, वो सारे के सारे पहले दिन से एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं। ये मेरा मैसेज है आप तमाम लोगों के लिए कि ये जो सीज़न है, जो सब पाकिस्तान में दिसंबर से लेकर अब तक चल रहा है, अप्रैल तक चल रहा है, इसके अंदर जिन लोगों को 104 105 फीवर हुआ है, जिसमें बहुत शदीद दर्द था, उठना बैठना मुश्किल हो गया, फ्लू हुआ था, गला ख़राब हुआ था, इनमें से 99 या 95% लोगों को वायरल इन्फेक्शन था। उसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आप एंटीबायोटिक लेकर, अजिटमा, एजोमैक्स या क्लैरिसिड लेकर या ऑगमेंटन लेकर आपने अपना मैदा भी ख़राब किया है और पैसे भी ज़ाया किए हैं। और डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक का भी तो बिला वजह का इस्तेमाल मसले खड़े कर रहा है। जी, रेजिस्टेंट हो रही है। कभी सोच सकते थे कि डॉक्टर साहब, हम लोगों को, नॉर्मल बंदे को अगर कोई खांसी जुकाम मतलब बीमार हुआ है तो उसको आईवी के थ्रू हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये तो उन लोगों को दिया जाता था जिनके ऑपरेशन हुए होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर खुदा न खास्ता किसी का बाईपास हुआ है तो बाईपास के बाद जो हफ्ता या 2 हफ्ते कवर करते हैं आपको एंटीबायोटिक से, तो वो आईवी से देते थे। अब तो ओरल से हट ही गए, छोटे छोटे बच्चों को ड्रिपें लग रही हैं क्योंकि एंटीबायोटिक दे दे के हमने अपने सिस्टम को, जब हम बगैर ज़रूरत के एंटीबायोटिक देना शुरू करेंगे तो जब ज़रूरत पड़ेगी वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। तो इसमें ये मैसेज ख़ास तौर पर है कि इन केसेस में आप कोई एंटीबायोटिक ना लें, सिर्फ़ और सिर्फ आप पैनाडोल लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आराम करें और आइसोलेट करें। इस सबसे ज़रूरी तो ये है, बीमार होते हैं बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बच्चे। ये जो एक नॉर्म्स हमने अपना लेना है कि अगर फ्लू स्टार्ट हो गया है और फीवर स्टार्ट हो गया तो तमाम लोगों को कहें कि भाई मुझे फ्लू है, मुझे वायरल इन्फेक्शन है, मुझसे हाथ ना मिलाओ, मास्क पहने और घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर किसी बच्चे को है तो उस बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो बच्चा फिर अपने साथ वाले बच्चों को फैलाएगा, वो साथ वाले बच्चों को होगा और उनके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं उनको हो जाएगा। बच्चे तो शायद रिकवर हो जाएं, लेकिन घरों में रहने वाले बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर आपके बच्चे को फ्लू और वायरल फीवर इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें उसको फीवर हो रहा है, 103 104 हो रहा है, तो उस बच्चे को स्ट्रिक्टली घर में रखें, उसको आपने स्कूल नहीं भेजना और घर में भी बुज़ुर्गों से दूर रखें। और जो एटिकेट्स हैं कि खांसी करनी है तो अपने साथ रख के करनी है, अपने टिश्यू को इस्तेमाल करना है, डिस्कार्ड करना है, लोगों से गले नहीं मिलना, लोगों से दूर रहना है। और ये सारी चीज़ें खुद करनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये होती है कि खुद लोग मुंह खोल के खांस रहे होते हैं, फिर छोटे बच्चे भी वही चीज़ करते हैं, ऐसे ही करते हैं।
सिंपल सी बात है, अगर आप खांसते में मुंह कवर करेंगे या आप टिश्यू पेपर, मतलब अगर आपको खांसी, आप अपने हाथ में टिश्यू पेपर रखें, और खांसी आई है तो ये करें, बिल्कुल या कोई हाथ में अपना रुमाल रखें। रुमाल रख लें। पहले इस वक्तों में एटलीस्ट ये होता था कि रुमाल होता था खांसी के लिए, लोग अब उन रुमालों को नाक साफ कर करके उसी गंदे रुमाल से बार बार, वो खांसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जी रखना खांसी के चाहिए, लिए राइट? था, ऐसे ही ऐसे ही। सो जब तक ये एज ए क्यूमुलेट, ये नॉर्म्स हमारी हो जाना चाहिए। अब हमारी सोसाइटी का नॉर्म ही हो जाना चाहिए कि जैसे ही हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, हमने दूसरों को बता देना कि यार मुझे इन्फेक्शन है, मुझसे आपने साइड पे रखना है, और ख़ुद भी अपने आप को आपने लोगों से साइड पे करना है, कम से कम लोगों से मिलना है, ताकि ये दूसरों में ना इन्फेक्शन फैलाएं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा लोगों को आइडिया हो जाए वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है अगर हम ये नहीं करते, कोई बीमार होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो जाए, चाहे वो कोविड हो जाए, तो क्या हो सकता है? ज़रा एक दफ़ा व्यूअर्स को तस्वीर खींच के बता दें। देखें, अगर एक ही फैमिली के अंदर रहने वाले 5, 6 या 7 लोग हैं, सोचे नानी है घर में, दादी हैं घर में, और दादा, बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, ये फैमिली है, बताएं। अब होगा ये कि जैसे बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो उससे उसके फादर को हो जाएगा, और मीनवाइल वो अपनी दादी को भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है। जब फादर को होगा तो उसने अगले 5 से 7 दिन इस इन्फेक्शन को दोबारा देना है, दादी के लिए एक और एक्सपोजर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे लोगों में ये फैलेगा तो अल्टीमेटली ये बच्चा और जो बड़े लोग हैं, तंदुरुस्त लोग हैं, वो तो इससे रिकवर कर जाएँ, लेकिन घर में रहने वाली दादी या नानी या बुज़ुर्ग वो स्पीड से रिकवर नहीं करेंगे, और उसके साथ उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक इशू होंगे, तो उनको नमूनिया होकर हॉस्पिटल में जाने का, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को बच्चे के लेवल पे रोका होता तो ये फैल जाता, वरना इस चीज़ को दोबारा पैंडेमिक होने में या एपिडेमिक होने में टाइम थोड़ी लगेगा। हर दफ़ा ऐसा होता है कि एक फैमिली में 7 लोग हैं, 7 को हो गया तो 6 ठीक हो गया और एक बंदा पकड़ा गया, वो फिर हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा उसे, और उसके बाद रिज़ल्ट बुरे भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब देखें, बात तो अल्टीमेटली है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो ये जो सांस से रिलेटेड, क्योंकि आपका एरिया ये है, टाइफाइड का तो हमने कह दिया कि पेट के अमराज और टाइफाइड, मतलब टाइफाइड का इंजेक्शन लगवा लें, व्यूअर्स हिफाजती, और हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो है, ये तो पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें की जा सकती हैं एहतियात में। अब आप गाइड करें कि वो क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सांस के इन बीमारियों से बचने के लिए। आपने तो कहा ना ये हो गया, होने से पहले हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ना हो तो बेहतर नहीं है, हो जाए तो क्या करें, उसका सांस उदा की करें। और जिस तरह डेंगू और मलेरिया वगैरह का व्यूअर्स बताया है कि मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, बल्कि डॉक्टर साहब वो भी आप गाइड कर दें, आप तो जानते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए हम पहले कोविड की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। माशरे में कोविड तो मौजूद है, और एक्सपोज हर बंदे ने किसी न किसी शक्ल में उसे हो जाना है। जो वैक्सीनेटेड नहीं हो कोविड से, वो अभी भी अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं। जिसने 1 करवाई है वो 2 पूरी करें, जिसने जो है करवा ली है ठीक है, जिसने 1 भी नहीं करवाई और फेक सर्टिफिकेट लिए हैं, उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन करवाए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन तमाम के तमाम लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो, जिनकी 5 साल से कम है वो, या जिनको सांस की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या कार्डिक इशू है, या कोई और प्रॉब्लम ऐसी है, या कैंसर खुदा न खास्ता, वो सारे के सारे लोग हर साल फ्लू की वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। ये वैक्सीनेशन जो इंसिडेंस है फ्लू के इन्फेक्शन का या कोविड का, ये 70% से ज़्यादा कम कर देती है, और अगर होगा भी तो सीवियर नहीं होगा, माइल्ड होगा। तो वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी। एक अगर घर में या किसी को भी हो गया है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट हदायत हो, भाई आप सबसे अलग हो जाओ, और जो कफ़ एटिकेट्स हैं वो लाजमी तौर पर अपनाने हैं। हाथ धोने हैं, हमेशा साबुन से हाथ धोने हैं, और ये वाले आप ख्याल करेंगे। अपनी डाइट को बेहतर करना है, अगर हो भी जाता तो प्रोटीन डाइट बेहतर करें, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा पिएँ। तो ये चीज़ें जो आपको इस बीमारी से बचा सकती हैं, और अगर हो भी जाए तो उसको स्वेयर होने से बचा सकती हैं। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर साहब ये बता दें कि देखिए डेंगू भी अब डेंगू सीज़न है, राइट? ये बाहर में इस टाइम में पानी के, क्योंकि गर्मियाँ होती है तो पानी के बहुत मामला शुरू हो जाते हैं, तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी गाइडेंस दे देंगे व्यूअर्स को कि उसकी भी क्या एहतियात करें, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से आजकल शाम को बाहर खेलते हैं। मैंने किसी बच्चे की टांगें कवर नहीं देखी, सब बच्चे निकले हैं और अपने ड्रेसेस पहन के बच्चियाँ बाहर खेल रहे होते हैं। ना मैंने किसी को मच्छरों की स्प्रे लगाते हुए देखा है। एक तो सोचे जिस्म नंगा,
बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, उनको कौन सा हम सर से लेके पाँव तक कवर करते हैं, लेकिन इस मौसम में ना लोग कवर कर रहे हैं, ना वो स्प्रे कर रहे हैं, ना कोई मच्छरदानी, तो थोड़ा सा वो जो एक सारे ही आप डॉक्टर्स पैगाम देते हैं वो भी प्लीज़ दे दें हमारे बिल्कुल व्यूअर्स को। पैगाम देंगे, क्योंकि वक्त से पहले पैगाम देने का फ़ायदा, जब पीक पे डेंगू चला जाएगा उस वक्त फ़ायदा नहीं क्योंकि होगा। भैया एक घर में अगर जैसे कि मुझे खुदा न खास्ता डेंगू हो जाता है, अब मक्खियाँ मच्छर तो घूम रही हैं घर में, अब एक मच्छर ने मुझे काट के, अल्लाह ना करे मेरे किसी बच्चे को काट दिया, उसको भी डेंगू हो गया। ये चीज़ एक दफ़ा घर में आ जाए ना तो फिर बंदा एक सूली पे ही लटका होता है कि इसका ये इन्फेक्शन का टाइम निकल जाए ताकि बाकी घर वालों, और हर बंदा नहीं अफोर्ड करता उस लेवल की केयर। जी ऐसा तो प्रिवेंशन क्या है? अभी भी प्रिवेंशन ये है कि ये जो सीज़न अब आ गया है, जब मच्छरों का ज़्यादा टाइम है, जैसे शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम है, जिस वक्त मच्छर निकलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त आप अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकालें, मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें, फुल स्लीव की आप शर्ट्स बच्चों को पहनाएं, खुद भी पहने, बच्चों को पूरी खुद टांग भी मतलब पहने, टांगे भी और कवर टांगे बिल्कुल कवर करें। देखिए बच्चों को कसम से कोई नरम सा कॉटन टाइप का कोई जी, जी, पजामा चढ़ा trousers दे, हैं। पूरा बंद जूते पहना दे, पूरे बाजू वाली चीज़ पहना दे, गले पे, एड़ियों पे, इधर रिस्ट पे repellent थोड़ा लगा सा दें। मॉस्किटो रिपेलेंट लगा दें, ठीक है। और घरों के अंदर भी जो मॉस्किटो रिपेलेंट डिफरेंट किस्म के हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि ये मच्छर आपको कम से कम काटें। अभी कर लेंगे, एहतियात कर लेंगे तो ये फैलेगा नहीं। जब एक दफ़ा फैल गया फिर एहतियात करने का इतना फ़ायदा नहीं होता आपको, बिकॉज फिर तो आपको इर्द गिर्द से हर तरफ से उसके अटैक्स हो रहे होते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो आजकल फैली हुई हैं सांस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सम हो जो मैं क्योंकि देख रहा दो हूँ, किस्म की होती है ना। हाँ, देखिए वायरल। बैक्टीरियल वो है व्यूअर्स जिसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। अभी हमने उनकी बात की है जिसमें आपने एंटीबायोटिक नहीं लेना, कोई कहे भी ले लो। एक तो हमसायों की और इर्द गिर्द के वालों की बात सुननी शुरू कर दें। नीम हकीम बहुत हैं इस मुल्क में, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी है पढ़ने में, लिखने में, प्रैक्टिस करने में। वो कह रहे हैं आपको कि ये नहीं करना, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के बेवकूफ़ियाँ ना करें। हमसाये ने लिया एंटीबायोटिक तो आपने भी ले लिया, ये नहीं करना आपने। ये है वायरल का। बैक्टीरियल का थोड़ा सा हमें बिल्कुल इंडिकेटर आपने ये एंटीबायोटिक की बात की है। मेरे भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जितने मरीज़ आ रहे हैं उसमें से 100 में से 99 पेशेंट ऐसे आएंगे जो एंटीबायोटिक लेकर आते हैं कि मुझे फीवर हुआ, गला ख़राब हुआ और मैंने यही एंटीबायोटिक ले लिया, अब मैं ठीक नहीं हो रहा या नहीं हो रही, अब मुझे बताएं। तो हम एंटीबायोटिक बंद करवा देते हैं कि यू डोंट नीड इट बिकॉज ये सारा वायरल था। ठीक है। इस वक्त जो प्रैक्टिकली लास्ट 3 और 4 मंथ में 100 में से 1 या 2 मरीज़ ऐसे हैं जिनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी होगी एक्चुअली। बट वो कौन सी हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सांस और हाँ, इस lungs? वक्त जो है वो निमोकोकाई एक इन्फेक्शन होता है जो कि सांस की नाली में गला ख़राब करके फिर नमूनिया कर रहा है, लेकिन ये बहुत डॉक्टर कम उसका है। तो उसकी तो हिफाजती टीके लगते हैं जी बचपन उसके में। बिल्कुल, उसकी भी निमोवैक्स मौजूद है और प्रेवनार हिफाजती टीके उसके मौजूद हैं। वो ज़िंदगी में एक मरतबा लगाने की ज़रूरत होती है, वो मार्केट में अवेलेबल है। उसकी भी हिफाजती टीके बहुत अच्छे मौजूद हैं, उनका बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। तो जो इस वक्त एंटीबायोटिक या जो बैग्स मौजूद हैं वो तो निमोकोकाई ही मौजूद है। बहुत कम लोगों को गले के स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब इतनी आवाम हो मुल्क में तो 100 में से 1 या 2 लोग भी हो रहे हैं तो वो भी एक पॉपुलेशन है। जी, बट आई एम फाइन। हमारी बॉडी में एक अपना इम्यून सिस्टम है। हाँ जी। हम में से सारे लोग, बहुत सारे लोग जिनको कोई ख़ास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, खुद ब खुद बैक्टीरिया को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हमें हर काम के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर हम सारे बीमार हों, हम में से 100 लोग बीमार हों और हम कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि 99% या 95% चांस तो कि ये वायरल है, 5% चांस हैं कि ये बैक्टीरिया है, तो जब तक आपका फ़ीवर 5 दिन से ज़्यादा ना हो जाए आप एंटीबायोटिक ना लें। आप पैनाडोल लें, गार्गल्स करें, डिस्प्रिन के या नमक वाले गार्गल्स करें, माउथ वाश के गार्गल्स कर लें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते रहें, तो आपके 95% चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। या अगर बैक्टीरिया भी हुआ तो आपकी अपनी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए जदोजहद करेगी एग्जैक्टली। और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो हमें एंटीबायोटिक को डिस्करेज करने की ज़रूरत है, और अगर देना भी है तो कंफर्म करके देना है कि ये बैक्टीरिया ही है और इसका ब्लड के अंदर इसका इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है, 15 पे आ गया है या 16,000 पे आ गया तो मैं इसको एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, या 5 दिन से ज़्यादा फीवर हो गया तो एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, वरना आप एंटीबायोटिक ना लें, ना किसी को दें। ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनली हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने व्यूवर्स को ख़ास तौर पे पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त होने वाले गले के इन्फेक्शन जिसमें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, 104, 103, जिस्म के अंदर दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खाने को दिल नहीं कर रहा, उल्टियाँ आने को दिल कर रहा है और खांसी हो रही है, ये सारे के सारे 95% लोगों के अंदर वायरल इन्फेक्शन है। इसमें किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, बल्कि एंटीबायोटिक और स्टीराइड इसको ख़राब कर सकते हैं।
ना आप स्टीराइड लें, ना आप एंटीबायोटिक लें, पैनाडोल लें, नहाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, लिक्विड लें, सूप पिएं और आराम करें और इस बीमारी को दूसरों में फैलाने से रोकें। कफ एटिकेट्स का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं और अगर बच्चों को है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, उनको घरों पे रखें ताकि ये बीमारी फैले ना। और ख़ास तौर पर दोबारा मैं कहूँगा कि इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। और इसी तरह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते शुक्रिया रहें। जी, शुक्रिया। व्यूअर्स, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आपके साथ व्यूअर्स आज शेयर किया, आज असद अमानत अली खान साहब की डेथ एनिवर्सरी है, आपको ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद असद अमानत अली ख़ान को, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो वक्त से पहले हमें छोड़ गई। व्यूअर्स, आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ है, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनको पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से अवार्ड से नवाजा गया, जो पटियाला घराने के अब हेड हैं, जिनको जब भी हम देखते हैं दिल तो खुश होता ही है, लेकिन हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है और हर लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। फिर एवं ही तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से तो नहीं नवाजा गया, पूरी दुनिया से अवार्ड्स इन्हें मिले। एक ब्रिलियंट लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में तो पसंद किया जाता है, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर तो इनके ऐसे क्रेज़ी फैंस हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि हमें लगता था कि कहीं ये वहाँ तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं द ब्रिलियंट, द एब्सोल्युटली फैबुलस उस्ताद हामिद अली खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम आपको तो सलाम। ये वाला सलाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करो। ऑलवेज़ अ प्लेजर सर। और आज मुझे पता है कि आपके लिए एक बड़ा तकलीफ दे दिन है, हाँ जी, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उस्ताद असद अमानत अली ख़ान और उस्ताद हामिद अली ख़ान भाई थे, हाँ बट जी। एक्चुअली क्योंकि आपका ताल्लुक भाइयों वाला था, 6 माह का तो आपका एज हाँ जी, डिफरेंस जी। था आपस में, लेकिन एक्चुअली वो आपके भतीजे थे। हाँ जी, बट आपकी जोड़ी ऐसी खूबसूरत जोड़ी थी बिल्कुल कि आज भी लोग उसकी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही था वो, था तो मेरा भतीजा, लेकिन हम दोस्तों की तरह थे। बिल्कुल। बहुत बचपन से ही, गाने से पहले ही, छोटी उम्र में ही हम दोनों आपस में बड़ा प्यार था हमारा दोनों। बिल्कुल। और साथ ही आप बड़े हुए। हाँ जी। आपके रिलेशनशिप पे हम आएंगे सर, और ऑफ कोर्स आपने बड़ा काइंडली अग्री किया कि आप खुद उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। पहले तो हमने ये सोचा कि आपको बुलाएंगे, उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है उनको भी साथ हाँ। बुलाएंगे और किसी से ट्रिब्यूट पेश करवाएंगे, बट आपसे बेहतर एक लेजेंड अगर लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है सर? हाँ जी जी, बिल्कुल। वो मेरा साथ रहा है बड़ा, उसके साथ, जो मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ है मेरे बहुत ही प्यारे भाई, पीटीवी की फैमिली के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर, जिनके बगैर कभी भी हम कोई बड़ा ट्रिब्यूट से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं कर पाते, क्योंकि लिटरली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बेहतरीन कंटेंट राइटर, क्योंकि अपने हर प्रोग्राम का कंटेंट खुद लिखते हैं, बल्कि अगर सारे एंकर्स का कंटेंट यही लिखें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। ही इज़ अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन, एक बेहतरीन होस्ट है। हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई रियाज़ ख़ान हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, इस इज़्ज़त के लिए कि इतने बड़े लोगों के साथ बैठना, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ टेलीविज़न स्क्रीन शेयर करना, आपके साथ बैठना, आई एम ऑलवेज ओब्लाइज्ड। और यार भाई, पाकिस्तान आपको टेलीविज़न इन तो अपना घर है प्रोग्राम्स ना। में आप मेरे, बल्कि आप एंकर होते हैं और मैं सिर्फ एक सवाल पूछने वाला एक इंडिविजुअल बनती हूँ। मैं तो को एंकर भी नहीं अपने आप को आपके साथ बैठ के कंसिडर कर पाती, बिकॉज एक तो आपकी सीनियरिटी और आपका कैलिबर ऑफ होस्टिंग। तो सर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी का मैंने कोशिश तो की कि शुरू में भी, प्रोग्राम के शुरू में भी कुछ ट्रिब्यूट ये वो, लेकिन आप मेरे ख्याल से बहुत बेहतर अंदाज में उस्ताद असद अमानत अली ख़ान के बारे में हमें बता सकते हैं। जी सर। अच्छा, पहले तो बहुत सारा शुक्रिया। दूसरी मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैंने उस्ताद असद अमानत अली खान साहब को देखा हुआ है इसी तरह से। बहुत खूबसूरत इंसान, मतलब अंदर से तो वो ज़ाहिर है खूबसूरत थे ही, लेकिन बज़ाहिर भी एक बने बनाए हीरो
और खूबसूरत शख्सियत, और ये इनकी फैमिली का ही क्रेडिट है कि ये बड़े होते हुए भी अपने दूसरे लोगों को अपनी मौजूदगी में छोटा साबित नहीं करते। ये कमाल इस फैमिली को जाता है। देखें, उस्ताद असद अमानत अली खान साहब के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनके घर में देखें, उस्ताद अमानत अली खान साहब उनके वालिद, उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब उसी घर में, उस्ताद हामिद अली खान साहब उसी घर में, और उस्ताद असद अमानत अली खान साहब उसी घर में। पटियाला घराना और उस घराने की लेगेसी को लेके आगे चलना, ये ज़ाहिर है उस्ताद असद अमानत अली खान साहब के लिए भी मुश्किल काम होगा, लेकिन उस बंदे का कमाल ये है कि उसने फ़िल्मों के लिए भी गाया और बहुत खूबसूरत गाया। और मुझे ये भी पता चला है कि उनको एक्टिंग की भी ऑफर्स आई थी। अच्छा, वो एक फिल्म में बल्कि काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है। इनको भी आई थी, तो इन्होंने तो स्ट्रेट आउट लेकिन ना वो कर दी। फिल्म के लिए भी काम कर रहे थे। वो अलग इशू है कि वो फिल्म नहीं आ सकी, लेकिन फिल्म के लिए भी ऑफर्स तो होती रहती थी उन्हें होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना हाइटेड, इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला बंदा और सिंगर। और फिर उस सिंगर का कमाल ये है कि वो क्लासिकल तो उनकी हैंडसम, ही वाज अ हैंडसम मैन। अच्छा, उनकी खूबसूरत गायकी तो उनके पास है ना, क्लासिकल गायकी तो वो इनहेल कर रहे थे अपनी फैमिली से, लेकिन उस बंदे का कमाल ये है कि उसने गज़ल गाई तो उसने कमाल कर दिया। उस बंदे का कमाल ये है, उस सिंगर का, कि उसने फिल्मी गाने गाए तो उसने कमाल कर दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए गाया तो उसने कमाल कर दिया। और महफिल में बैठे हुए लोगों को अट्रैक्ट करना, महफिल में बैठे हुए जब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो अपनी गुफ्तगू से लोगों को अट्रैक्ट करना, ये उस बंदे को क्रेडिट जाता है। मैं समझता हूँ कि दैट वाज एक्सीलेंट। लेकिन बात ये है कि रियाज भाई, जो मुझे अफसोस होता है आजकल के आर्टिस्ट के साथ, ऑडियंस को एंगेज ही नहीं करना आता उनको। इसीलिए तो ऑडियंस जो है वो परफॉर्मेंस के बीच में खाने खा रही होती है। अब उस्ताद हामिद अली खान साहब जब परफॉर्म करते हैं तो हर बंदा बंदे दा पुत्र बन के बैठ के सुन रहा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि सर ने परफॉर्म भी करना है, एक बैक स्टोरी भी देनी है, लोगों को एंगेज भी करना है, समझाना भी है। समझाना हम भी जैसे लोगों को क्लासिकल सीखना, क्लासिकल समझाना, क्लासिकल सुनना भी, उसकी भी एक तमीज़ है ना, वो सिखाना भी है। और ये तमीज़ बहुत ज़्यादा उस्ताद असद अमानत अली खान साहब को आती थी, लोगों को एंगेज करना, लोगों को अपने साथ मसरूफ़ रखना। और उनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि आप इधर उधर देख ही नहीं सकते थे, मतलब लिटरली उसको आप इधर उधर देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतना खूबसूरत इंसान और बहुत ही शानदार गाने वाला। मैंने कहा ना कि क्लासिकल होते हुए वो आपको फिल्मी गीत भी सुना रहे हैं, क्लासिकल होते हुए, बेस होते हुए वो आपको गज़ल भी सुना रहे हैं, क्लासिकल होते हुए वो आपको काफ़ी भी सुना रहे हैं, फोक भी सुना रहे हैं, सारा कुछ ही उनके पास था। और वो ज़ाहिर है उनकी, इनके घर की एक तरबियत है, जो कि उस्ताद हामिद अली खान साहब के वालिद से उनको तरबियत मिली हुई थी। उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, बड़े लोग, उनके वो ट्रेंड थे, क्योंकि इनके वो एज फेलो थे, इनके फ्रेंड वो थे। और इन दोनों की जोड़ी भी मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी ऑफ बरसीर पाक व हिंद, वेयर इज क्लासिकल सिंगिंग इज कंसर्न, याद करते हैं कि वो जो कुछ इन दोनों ने मिलके गा दिया, इन दोनों दोस्तों ने, मैं दोस्त कहूँगा, चचा भतीजा तो खैर थे ही, लेकिन सारे काम ये मिलके करने वाले दोस्त। 18 साल हो गए उनको गए हुए। हाँ जी, 2007 18 ईयर्स हो गए हैं, और आज भी लोग इनकी जोड़ी को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं। अरे बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। ये जोड़ी बनी कैसे सर? ये जब आपकी फैमिली में तो यूजुअली अकेले ही परफॉर्म किया जाता है और बाकी कोई शागिर्द नहीं, जोड़ियाँ रही हैं, जोड़ियाँ रही हैं। इनके घर में जोड़ियाँ रही ऐसा हैं। हुआ इनके घर कि में जब बहुत जोड़ियाँ भैया अमानत अली खान का इंतकाल हुआ ना, सॉरी तो वो फिर उस वक्त एक हमारे घर के वो बहुत बड़े थे, सबसे बड़े तो वही थे, गायक भी, उम्र में भी। तो फिर वो थोड़ा सा वो हो गया, हलचल सी हुई हमारे घर में, फैमिली में, कि अब क्या करें। फिर फैसले किए कि पहले मेरे साथ गाया करते थे अमजद, असद का बड़ा भाई। सही। देखिए, मेरे वालिद साहब ने ऐसा काम किया उन्होंने कि तीनों बेटों को सिखाया और पोतों को भी सिखाया। माशाल्लाह। अमजद ने भी वालिद साहब से सीखा है, असद ने भी वालिद साहब से सीखा है, क्योंकि हम एक एज, अमजद मुझसे बड़ा था, असद थोड़ा सा छोटा था, अमजद मुझसे बड़ा था, लेकिन वो भी दोस्तों की तरह, वो मन हामिद का नहीं, हामिद, असद भी हामिद ही कहता था मुझे, वो यार ऐसे तो हम बोलते थे आपस में। तो ट्रेनिंग जो लिए वो अपनी, उन्होंने दादा से लिए, मैंने वालिद साहब से। हालांकि अपने भाइयों को मैंने सुना, वो भी ट्रेनिंग है, उन्होंने भी रास्ते बतलाए अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे गाते हैं, ये ऐसे हिसाब होता है, लेकिन बेसिकल ट्रेनिंग जो रियाजत जगह जगह की कराई है, वो मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि बहुत ही हमारे
ब्रिलियंट। कुछ सीनियर पर्सनालिटीज़ भी हैं और कुछ यंगर जनरेशन भी है। जब सीनियर जूनियर जनरेशन की बात करें तो उनका भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं व्यूअर्स। हमारे साथ नवीद नवाज़ हैं ऑन द कीबोर्ड, जग्गू खान आर सीनियर तबला प्लेयर, माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियन और बहुत बड़े सीनियर लोगों के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। शाहिद अली उनके साहबजादे। वही वाली बात ना व्यूअर्स के जनरेशन्स में ये काम चलता है। और यही तो कहती हूँ कि मौसीकी वो वाला एरिया है जो सबसे रिच है और जिसकी हिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। बाकी सब चीज़ें तो बाद में आई, टीवी शीवी ये वो वटेवर। मौसीकी एंड द रूट ऑफ इट एंड द बेस ऑफ इट, द म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट सिंगर्स, बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। तो बहुत पुराना है। देन शाहिद अली हमारे साथ ढोलक पे हैं एंड हैदर अली भी हमारे साथ ढोलक पे है। अगेन अ लेटर जनरेशन माशाल्लाह। सो वेलकम, आप सबका शुक्रिया। एंड सर सबसे पहले हम क्या ट्रिब्यूट पेश करेंगे उस्ताद असद अमानत अली खान को? वो हम दोनों ने गाई थी ये ठुमरी, मैं उससे शुरू करता हूँ। मैं वो आइटम करना चाहता हूँ जो मिलके गाए या उसने गाए, बिल्कुल। क्योंकि देखिए असद ऐसा था कि जब स्टेज पे हम दोनों काम कर रहे होते तो वो गा रहा होता तो मैं जज कर रहा होता था कि इसके बाद कौन सा आइटम मैं इसको बताऊं। वो इतना ज़हीन था कि मैं जो कहता था अब तुम ये आइटम करना है, वो मानता तो मेरी बात, और जो किसी वक्त नहीं माना तो कहना यार तुम ठीक कह रहे थे। वैसे इतनी हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी सिंक दोनों। था। अब देखिए जोड़ियों में, मैं अब गाना तो मैं शुरू करता हूँ। जोड़ियों में देखिए उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, ये बड़े लोग थे। बिल्कुल, ये बड़े थे, बड़े रहेंगे। जैसे कि आप बड़े हैं और आप बड़े हाँ रहेंगे। जी, ये बड़ी मेहरबानी। तो उनके बाद अगर किसी जोड़ी का नाम हुआ तो वो असद अहमद थे। मैं काम की बात, काम में वो बड़े थे। शायद इसीलिए मेरे जहन में था कि जोड़ियाँ अब नहीं या होती नहीं थी वटेवर, क्योंकि मेरी जनरेशन को तो यही पता है कि आप दोनों की एक जोड़ी थी। बैकग्राउंड ऑब्वियसली उससे पहले भी, उससे पहले भी थी। इनके उसके घराने में बाद है सच आई डोंट थिंक जर्नैल कर्नैल की जोड़ी थी मेरे दादा की। इनके जो दादा थे, नहीं नहीं वो तो मैं कह रही हूँ, वो तो पीछे। उसके चला। बाद आई थिंक साथ साथ ऐसा नहीं हुई जोड़ियाँ, या उसके बाद हुई हैं? अब देखिए अब मैं अकेले गाता हूँ ना, अब वो नहीं है। हालांकि मेरी बेटी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो भी मेरे साथ लेकिन गाते सर हैं, कैलिबर कभी की बैठ बात है ना, जाते हैं। इक्वल कैलिबर पे कोई आपके साथ परफॉर्म तो कर सके ना, हाँ। एक दूसरे को मैनेज कर सके। जबकि आप लोगों ने कोलैबोरेशंस की हैं, आपने और आपके बेटों ने। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को वो उनको भी वो अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक्चुअली वो तीनों साथ करते हैं परफॉर्म, हाँ रागा बॉयज, बट वो रागा एक बॉयज। बैंड है, उस तरह से जोड़ियां हाँ नहीं। जी, लेकिन जब मेरे साथ गाए इनाम या नयाब वली, तो वो क्लासिकल की शक्ल में, मैं तो वही गाता हूँ ना। वही करते हैं। लेकिन वो ये है कि शुक्र है कि उनको शौक़ है, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का पता है कि हमारे बड़े क्या थे। हमें कहने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को पता है कि इनके बड़े कौन थे, इनके ख़ानदान के कौन कौन लोग इस ख़ानदान में आए। ये हम तो कहते हैं, ज़ाहिर है हम तो इंटरव्यू में जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे कहने से पहले लोगों को खुद पता है इस बात का कि जर्नैल कर्नैल कौन थे। बिल्कुल। बल्कि कई दफ़ा सवाल हुआ है जी वो फ़ौज में थे, जर्नैल कर्नैल थे। नहीं नहीं वो अपने फ़न के जर्नैल कर्नैल थे। बेशक। और इनका कमाल ये है कि रागा बॉयज़ एज एन इंडिविजुअल, एक ग्रुप के तौर पे तो खैर वो पॉप रॉक करते ही हैं, लेकिन इनके साथ मैंने उनको बड़ी दफ़ा सुना है वो इनके साथ जोड़ी की फॉर्म में ही गा आ रहे जाते होते हैं, हैं। हाँ आते हैं बिल्कुल। वो मैंने जोड़ी की फॉर्म में ही गा रहे होते हैं और बिल्कुल वो पुरानी याद जो है मेरे ना तो खैर वो हमें वो आती है उसको वो देख छोटे के। भाई हैं मेरा, तो उनसे बहुत ज़्यादा लाड है। एंड हम सबको पता है कि नायाब तो लिटरली इज़ लाइक शायद सगे भाइयों से भी मेरे करीब, हाँ बिकॉज जी, मैं बिल्कुल, दिल की हर बात, कोई प्रॉब्लम कोई इशू, हमारा डे वन से ऐसा ताल्लुक बना। सही। वली हमारी नोक झोंक चलती रहती है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एज एन एक्टर। उसने अपने आप को कितना प्रूव किया है। देन एज अ फिर उसकी फिल्म निकली है माशाल्लाह कुल्फी, ही इज डूइंग कुल्फी सो लगी वेल। हुई है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एज एन एक्टर, एज अ सिंगर। एंड देन पूरे अपने सबको मैनेज करता है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे। नहीं, पर काम है जी। इनाम की जो रेंज है वो किसी की भी नहीं है। और इनाम की तैयारी और उसकी जो उसको मैंने ट्रेन किया है ना, सिर्फ देखें हम लोग होते हैं, अब मैं भी बिज़ी हूँ अपने काम में, मैं तो सिर्फ उनको रास्ते दिखाता हूँ बस, कि करना उन्होंने आप खुद होता है। लेकिन सर आपने जिस खूबसूरती से ट्रेन किया है तीनों बेटों को, और तीनों की पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ये नहीं किया कि वली को ज़बरदस्ती किसी और के रंग में डालने की कोशिश की, ना आपको कुछ और बनाने की। आपने जिस खूबसूरती से अपने तीनों बेटों को ग्रूम किया ना, आजकल के जो मॉडर्न माँ बाप है वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि उनकी अम्मी ने उनकी तरबियत की, जिस तरीके से आपने उनकी तरबियत और उनकी ट्रेनिंग की प्रोफेशनली, ये बहुत बड़ी बात है। सर आप इतने मशरूफ़ इंसान होने के बावजूद
जो आपके बेटों के साथ आपका ताल्लुक है मैंने नहीं देखा आजकल के ज़माने में, माशाल्लाह। अब देखिए मुझे एक बात याद आ गई असद की। इनाम को असद, जब इनाम छोटा था ना, तो असद इनाम को कहा करता था खान साहब। उसने कहना असद भाई मुझे आप खान साहब ना कहा करें, नहीं यार तुम खान साहब हो। देखो क्या उसकी पहचान थी। और इनाम एक वाह। नेट देखे, क्या बात है। तीनों बेटे क्या बात टैलेंटेड है, लेकिन एक बात है, इनाम में कुछ है, इनाम में बहुत डिफरेंट है और उसका लेवल ऑफ टैलेंट एक नेक्स्ट लेवल का है। इवन दो रियाब भाई से मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूं, नहीं, लेकिन रियाब भी बहुत अच्छा गा रहे हैं इस वक्त, बहुत लेकिन रियाज कर रहा है, इनाम बहुत अच्छा कुछ गा रहा है। और है। वो पैदा ही म्यूजिक के लिए हुआ था। अब हम नहीं, मैं मुझे बात सिर्फ ये याद आई असद की, मुझे बल्कि इनाम ने कहना अबू मुझे असद भाई मुझे खान साहब कहते हैं। कहते मैंने मना भी किया कि मुझे असद भाई मैं अभी खान साहब कहाँ हूँ। छोटू नहीं सा, भाई तुम खान साहब हो, छोटू सा यानी कि तुम हो, तुम बनोगे, तुम हो। इंशाल्लाह। तो ये एक शनाख्त की बात होती है। जो बड़े फनकार होते हैं ना, हम सिर्फ हमें इतना अंदाज़ा होता है इस काम का कि कोई हमारे सामने सिर्फ आई करे तो सारा हदूद और उसका पता चल जाता है। ये है क्या, ये कहाँ तक है, ये इसका हदूद और कहाँ तक है, ये कहाँ तक और कहाँ से अच्छा है, कहाँ से ये ख़राब है, खुदा जानते हैं। इतने तक हमें ये काम कर कर के इसका, और असद को भी था। बिल्कुल। और ऐसा खुदा जानता है, मुझे अभी मैं गाता हूँ, महफिली करता हूँ, लेकिन याद आता है मुझे। तो चले उन्हीं को ट्रिब्यूट अब पेश मैं करते हैं उसकी सबका। हमने जो ठुमरी गाई थी ना, लागी रे तो से लागी, सुभान करके, अल्लाह। उससे शुरू कर दिया। इसको तो आपने कई बड़ों से गवा दिया हुआ है, माशाल्लाह। सुना दिया हुआ है। काका जा पिया के देस रे तरस रे दुखिया के नैना ये देना संदेश। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से 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 लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो लागी नजर सैया लागी। ओ सैया तो से लागी, हाँ सैया तो से लागी, ओ सैया तो से लागी, लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, ओ सैया तो से लागी, सैया तो से लागी। ओ सैया तो रेला आगी, ओ सैया
आँखों से लगी रे तो लागी नजर सैया लागी। कैसे कहूँ कैसे कहूँ बिरहा की बत्तियाँ, कैसे कहूँ बिरहा की बत्तियाँ, पी बिन नागन काली काली रतियाँ, सोनी सजरिया पे जागी नजर सैया लगी लगी रे तो लागी नजर सैया लगी लगी रे तो से लागी लगी रे तो से लागी लगी रे तो से लगी। बाय टू ब्यूटिफुल पर्सनालिटीज़ हमारे एक ऐसे लेजेंड को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं लेकिन हमेशा रहेंगे। उस्ताद असद अमानत अली ख़ान एंड हमारे साथ ऑन सेट हैं द ब्रिलियंट उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब एंड ऑफ कोर्स रियाज भाई भी हमारे साथ है। लेकिन जल्दी से किचन में भी व्यूअर्स एक नज़र डाल लेते हैं जहाँ पे जी शेफ नूर जी हमारा पालक पनीर और बॉयल्ड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं और खाने के लिए रेडी हैं। ठीक है ना, खाना भी अब उतना ही सुरीला होना चाहिए जितनी परफॉर्मेंसेज हो रही जी हैं। बिल्कुल सुरीला है। बिल्कुल ही नहीं, खुद नहीं आप कह सकती, ये तो हमने मानना है ना, जी तो फिर कोई बिल्कुल, बात बनेगी। ये आप खा के बताएंगे। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स वापस आते हैं। अच्छा मैं हामिद साहब आपसे ज़रूर एक दो और मेरे सवाल हैं बल्कि इसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले रियाज भाई मज़ीद हमें असद साहब के बारे में उनकी कुछ यूनिक बातें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बातें हमारे साथ शेयर। अच्छा, असद साहब का कमाल ये था कि मुझे जो उनकी, देखिए सिंगर और क्लासिकल सिंगर्स और पटियाला घराना, इनकी ड्रेसिंग जो है मैं समझता हूँ कि वो हमेशा यूनिक होती है और असद साहब को जचती बहुत थी। ये जो अभी हम देख रहे थे खूबसूरत से डिज़ाइन वाले उनके कपड़े, जाहिर है डिज़ाइनर तो पीछे उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब होते थे, लेकिन उनको जचते बड़े थे। ही वॉज हैविंग अ हैंडसम पर्सनैलिटी और उतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ फिर उनको पहनना ओढ़ना जाता ना, वो लगता था बने बनाए हीरो थे। और मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि उन्होंने फ़िल्मों में काम क्यों ना किया और वो फिल्मी हीरो के तौर पर हमारे सामने क्यों ना आए, या क्या उस वक्त पटियाला घराना जो है वो शायद अपने बेटों को इस किस्म की परमिशन का कोई प्रॉब्लम होगा, या उस वक्त जो था ना वो माना नहीं जाता होगा। अब तो उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब की मेहरबानी है कि इनके बच्चे जो हैं वो आगे आ गए, लेकिन उस वक्त जो है ना वो एक बना बनाया हीरो था जिसको हम देख ना पाए बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि वो मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई, अच्छा, और हम्बल बहुत थे वो, ही वॉज़ वेरी हम्बल और आम बंदे को पूरी लिफ्ट कराने वाले। वरना हमारे दिमागों में बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो बड़े लोग होती हैं ना, इनके पास दूर दूर से ही रखते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वो ऐसे नहीं थी। वो बिल्कुल आपका पूरा हाल अहवाल, और अगर आपसे एक दफ़ा मिले हुए हैं तो आपकी फ़ैमिली का, आपके बच्चों का, वो सारा हाल अहवाल पूछने वाले थे। और दूसरी बात ये जो मुझे एक और रिग्रेट है उनके हवाले से, वो ये है कि वो लंदन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आना पड़ा, पाकिस्तान वो आए। मेहरबानी है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान ने दिया। ये बड़ी मेहरबानी है हुकूमत पाकिस्तान की कि उनके टैलेंट को पहचाना गया। लेकिन वो यहाँ से वापस गए अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 23 मार्च का लेने के बाद, और फिर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए। मना किया था, यस, डॉक्टर्स ने मना किया था, बिल्कुल। लेकिन अगेन अपने मुल्क से इश्क, उनको मिलता प्राइवेट परफॉर्मेंस, वो ना भी वहाँ पे होते तो कोई रिसीव कर लेता। हाँ जी, हामिद साहब जाके रिसीव कर लेते, लेकिन वही वाली बात ना कि मेरा मुल्क मुझे ऑनर दे रहा है तो मैं कैसे, क्योंकि देखिए ये बहुत तमीज़ तहजीब वाले लोग हैं, उनकी नज़र में एक गुस्ताखी थी कि मैं किसी को कहूँ के लिए। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो आजकल नन्हे मुन्ने अवार्ड भी दे रहा होता है कोई, तो लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज देते हैं कि तू जाके ले ले, मगर ये तरीका नहीं है, इस ख़ानदान का ये तरीका नहीं है। वो अच्छा नहीं लगता। वो जो अवार्ड है उसकी 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 जो
वैल्यू खत्म हो जाती है। और ये but तहजीब है बा- ना, but- बेसिकली but जुगन जी, ये तबीयत तहजीब है खराब ना। थी, डॉक्टर्स ने मना Yes. किया, वो आए, वो गए जब वापस, तो फिर उसके बाद तबीयत सेट ही नहीं हुई, सेट नहीं हो सकी। और उनकी मेहरबानी रही क्योंकि आप कि हार्ट उन्होंने- पेशेंट थे। देखिए, उन्होंने क्लासिकल तो उन्हें आता था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस्ताद अख्तर साहब के वो शागिर्द, अब उस्ताद अमानत अली खान साहब के पास तो शायद इतना वक्त नहीं था अपने बेटे को सिखाने के लिए, लेकिन उस्ताद अमानत अली खान साहब का बेटा होना, देखिए स्टैंडर्ड जो है ना वो वहाँ से शुरू होता है। जो आम लोग सुनने वाले थे ना, वो उनको उस्ताद अमानत अली खान से शुरू करते थे कि जनाब उस्ताद अमानत अली खान साहब का बेटा है, तो ये क्या गाएगा, किस तरह का गाएगा। बट ही प्रूव्ड कि यस, आई हैव बिन ट्रेन्ड बाय पटियाला घराना, मैं एक घराने की जो विरासत है उसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर उस्ताद हामिद अली खान साहब का उनका साथ, और फिर इनकी खूबसूरत जोड़ी और खूबसूरत ड्रेसिंग वाली, खूबसूरत गायकी वाली जोड़ी, उसने मेस्मराइज़ किया लोगों को, उसने लोगों को मुतासर किया। और आज तक ये जो गज़लें, ये जो इनकी गाई हुई चीज़ें हम सुनते हैं, मतलब इन लोगों ने कमाल यह है कि इन्होंने आसान कर दिया क्लासिकल गायकी को। ये अभी लागी रे तो से लागी, नज़र सैयां लागी, ये हम जैसे जो आम लोग थे उनको भी याद करवा दी अपनी गायकी के साथ। ये इनकी मेहरबानी है। अच्छा, अब साहब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी जोड़ी में जिम्मेदारियाँ क्या थी, क्योंकि होता ना कि हर बंदे की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ जी। जैसे रागा बॉयज़ में तीनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप दोनों भाइयों में, मतलब चचा भतीजे में, भाई आप कहने को भाई हर्ज नहीं। इसीलिए हाँ, कह हाँ, रही कोई हूँ, आप दोनों भाइयों में क्या जिम्मेदारियाँ थी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनकी क्या थी, मैं क्योंकि दोनों अगर दोनों चीज़ मेरा करेंगे पार्ट, तो अब मैं आपको बताऊं हमारी जोड़ी क्यों कामयाब हुई थी। अमानत अली खान को इंतकाल हो गया, जब हम दोनों आए लोगों ने एकदम एक्सेप्ट किया कि अमानत अली फतेह अली की जोड़ी दोबारा आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरा पार्ट था खान साहब फतेह अली खान वाला, दुरत फिरनी, लहकारी को देखना, सरगमें करनी, तिहाइयाँ मारना, बस जो दुरत का पार्ट है वो अलाप करता था। और लेकिन इतना ज़हीन था कि कई दफ़ा मैं कुछ बंदिश कोई बनानी या कुछ ठुमरी बनानी, तो मैंने एक दफ़ा बस उसको सुनानी और उसको उसने याद कर लेना, और ऐसे ऐसे गा रहा होता था जैसे इसको पहले से याद है। इतना ज़हीन था वो। वाह, और मुझे कह देता यार वो फलां रख दी कोई चीज़ ये है, मैं देखते उसको एक दफ़ा सुनाता तो वो याद कर लेता, इतनी उसकी पिक अच्छी थी। लेकिन अब अगर जैसे ड्रेसिंग की बात करें, माशाल्लाह ये बड़ी उस ज़माने के हिसाब से तो बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग, हाँ जी। और बड़ी कूल और इनोवेटिव, आज भी बड़ा मॉडर्न था सब। बड़ा मॉडर्न उस ज़माने के लिए था। बट आप इन चीज़ों के बारे में भी बड़े पर्टिकुलर थे उस वक्त भी और आज भी, थोड़ा सा हाँ, इसके जब बारे- मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या बात है मेरे में जूते, ज्वेलरी, कपड़े, हमारी, मैं ये कह रही थी अभी ब्रेक में आपको रियाज भाई, कि हमारे यहाँ आज भी, मतलब अब ख़वातीन को जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, और उस वक्त भी आप लोगों से इंस्पायर होती थी, क्योंकि एक मैडम नूरजहान थी जो एक फ़ैशन फॉरवर्ड थी, बट जनरली एक लुक बड़ी सिंपल और प्लेन होती थी। उन्होंने भी फिर अंगूठियाँ पहननी शुरू कर दी, हाथों को अपना मैनेज करना शुरू कर दिया, जूते, कपड़े, ओढ़ना, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छा, सॉरी जुगन जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि ये ड्रेसिंग तो इनके घराने की है ही ना, ये जो खूबसूरत ड्रेसिंग है, लेकिन असद साहब जो थे वो पेंट कोट में भी गाते थे एज I know, एन इंडिविजुअल। I know। जब बड़े- गा रहे होते जब solo थे करते वो भाई थे। मॉडर्न लुक का भी लड़का था, हाँ, वो बिल्कुल मॉडर्न ऐसे लुक भी में था। भी गाते थे, हाँ, इसीलिए तो हम ऐसे ही है ना जी, कहते हैं। पेंट कोट के साथ, टाई के साथ, हाँ, और बिल्कुल। खड़े होके भी वो गाते थे। यानी वो चीज़ जो अब हमारे बच्चों में रागा बॉयज़ में आई है, ये वहाँ पे थी, कुछ वहाँ पे थी, वही वहाँ से वली कुछ ना वहाँ कुछ से आई है। इंस्पायर्ड है। हाँ, yes। और नायाब और इनाम जो है वो ये इन बच्चों में वहाँ से भी साथ- कुछ ना कुछ आया, क्योंकि असद अमानत अली खान साहब को मैंने बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग में, बड़ी मैचिंग टाइयों के साथ देखा हुआ है गाते वो हुए, हमने बड़े मैचिंग के साथ। इनिशियल पैकेज में देखा भी। सर अब हम क्या आपसे सुनेंगे? मैं उसी का गाया हुआ पेश कर देता हूँ। ओ सजना रे ला, आँखें गजल है आपकी, आँखें गजल है आपकी, और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं गवा। आँखें गजल है आपकी और होंठ हैं गुलाब,
सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी, गुलशन में फूल आपके आते ही खिल गए। कितने हसीन रंग नजारों को मिल गए। आप आए या जमीन, आप आए या जमीन पे उतरा है माता। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें बदल है आपकी। जुल्फे खुली जो आपकी खुशबू बिखर गई। महकी फजा बहार की किस्मत संवर गई। देखा है मैंने आज नई जिंदगी का ख्वाब। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी और होते हैं गुलाब। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आंखें गजल है आपकी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ इतनी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं और क्या खूबसूरत पर्सनालिटी कॉन्ट्रीब्यूट पेश कर रहे हैं और क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस पे हम ब्रेक की तरफ गए। रियाज भाई ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने कुछ शायद फरमाइश भी करनी है और क्योंकि प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है तो जी रियाज भाई, नाउ ओवर टू यू। बहुत सारा शुक्रिया आपका। मैं कहता हूँ कि जनाब अल्लाह ताला पटियाला घराना को सलामत रखे, आमीन, क्योंकि आमीन। घराने के तौर पर इन्होंने जो इज़्ज़त पाकिस्तान को दी है, एज एन इंडिविजुअल तो इन्होंने इज़्ज़त कमाई है, लेकिन पाकिस्तान को जो इन्होंने इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया में, उसके लिए इनका बहुत सारा शुक्रिया। और हमें जो रिकग्निशन दी है और हमारे मुल्क की जो पॉजिटिव इमेज इन्होंने दी है, Yes. क्योंकि नेगेटिव बनाने वाले बहुत हैं। पटियाला घराने ने पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बनवाई है और लोगों को ये बताया है कि हम प्यार करने वाले टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग हैं। हमारे साथ जो नेगेटिव चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं वो गलत। हमारा एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में इन लोगों ने पहुंचाया है, उसके लिए इनका बहुत सारा शुक्रिया। और असद को मैं असद अवानत अली खान साहब को मैं इसलिए याद करना चाहता हूं और उनको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं कि वो बहुत सारी इंस्पिरेशन बने अपने बाद में आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए, कि क्लासिकल गायक होते हुए उन्होंने फिल्मी गायकी भी की और क्लासिकल गायक होते हुए उमरा लंगी या पब्बा पहाड़ को कौन भूल सकता है, और उनकी ऐसी गाई हुई गज़लें जो हैं उनको कौन भूल सकता है। बहुत सारी गज़लें हैं जो उनकी मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है, लेकिन एक गज़ल तो मैंने खान साहब को सुने बगैर जाने नहीं देना इस लाइव प्रोग्राम में से। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की एक उन्होंने गज़ल गाई थी, और इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, ये उसी गज़ल का एक शेर है। तो उसके लिए मैंने खान साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करनी है, किसी और गम में इतनी खलशे नेहा नहीं है, वो रिक्वेस्ट करनी है और वो उनसे प्रोग्राम हमें इसी नोट पे क्लोज करना चाहिए। जी खान साहब कुछ कहेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ जी, बस असद को अल्लाह, मैं तो यही कहूँगा कि उसको अल्लाह मियाँ
जन्नत में जगह दे। जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम आमीन। आमीन। क्योंकि उसने इतने लोगों का दिल खुश किया। अल्लाह का फरमान है कि तुम मेरे एक बंदे को खुश करो मैं तुम्हें खुश करूंगा, तो उसने तो करोड़ों लोगों को खुश पूरी किया। दुनिया को खुश किया माशाल्लाह। तो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। मुझे, मेरा तो दोस्त था, मेरा भतीजा था, और याद मैं करता हूँ और करता रहूँगा। ज़ाहिर है मेरा साथ था, वक्त गुजरा हुआ मेरा उसके साथ, तो मैं उसी की गज़ल फरमाइश पे पेश जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया किसी और गम में इतने किसी और गम में इतनी खलिश निहा नहीं है। किसी और गम में इतनी खलिश निहा नहीं है। गम दिल मेरे रफ़ीको, गम दिल मेरे रफ़ीको, गम रागा नहीं किसी और गम में इतनी खलिश निहा नहीं है। कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दां नहीं है। कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दां नहीं है। फ़कत एक दिल था अब तक, फ़कत एक दिल था अब तक, सो मेहरबान नहीं है। फ़कत एक दिल था अब तक, सो मेहरबान नहीं है। गम दिल मेरे रफ़ीको, गम रायगा नहीं किसी और गम में इतनी खलिश